हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लीगल एडवाइजर पर। दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो तो देखा ही होगा। पिछला वीडियो हमने बनाया था, यदि आपकी एफआईआर दर्ज ना हो रही हो तो क्या करें। आशा करता हूं आपको उस वीडियो में दी गई सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है कि यदि एफआईआर हो जाए तो क्या करें। दोस्तों, एफआईआर शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके दिमाग में आते ही काफी सारी कानूनी उलझने या कानूनी उलझनों का परिदृश्य हमें दिखाई देने लग जाता है। मन के अंदर एक भय वाला माहौल व्याप्त हो जाता है। खैर दोस्तों, यदि किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, कई बार आदमी उस मामले में निर्दोष ही होता है, लेकिन फिर भी उस पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। दोस्तों, ऑफेंस यानी कि जुर्म दो तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस आम भाषा में उनको कहते हैं जिनके ऊपर कोर्ट संज्ञान लेती है, या जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, रेप और ऐसे कई नशीले पदार्थों की तस्करी, ऐसे कई अपराध होते हैं जिनको हम जो संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आ जाते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें सजा 3 साल से कम होती है, उनको हम नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एफआईआर चाहे संज्ञेय अपराध में हो चाहे असंज्ञेय अपराध में हो, जमानत तो हर किसी में चाहिए ही होती है। दोस्तों, अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईआर यदि किसी निर्दोष व्यक्ति पे हो जाए तो वो क्या करे। तो सबसे पहले आदमी के दिमाग में यही चीज आती है, वो कोर्ट भागेगा, एक अच्छा लॉयर हायर करेगा और जमानत की एप्लीकेशन देगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसीजर भी है, लेकिन उस प्रोसीजर से पहले भी कई ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि किसी इंसान के ऊपर धारा 420 की एफआईआर दर्ज हो गई। धारा 420 हेराफेरी करना इसी श्रेणी में आता है। दोस्तों, ऐसी एफआईआर जब होती है तो सबसे पहले आदमी के दिमाग में यही चीज आती है, वो कोर्ट भागेगा, एक अच्छा लॉयर हायर करेगा और जमानत की एप्लीकेशन देगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसीजर भी है, लेकिन उस प्रोसीजर से पहले भी कई ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि किसी इंसान के ऊपर धारा 420 की एफआईआर दर्ज हो गई। धारा 420 हेराफेरी करना इसी श्रेणी में आता है। दोस्तों, ऐसी एफआईआर जब होती है, ऐसी धारा में जब एफआईआर हो जाए तो आदमी को सबसे पहले क्या करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति जिसके ऊपर एफआईआर हुई है उसको यह लगता है कि मैं निर्दोष हूं, उसको कोर्ट में जाने की बजाय सबसे पहले उस एफआईआर के अगेंस्ट उस जिले के उच्च अधिकारी को इंक्वायरी की मांग करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो जल्दी कोई नहीं बताता। सपोज अगर हम नॉन मेट्रो सिटी की बात करें तो वहां पे
एसएसपी, पुलिस का उच्च अधिकारी एसएसपी भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है। मेट्रो सिटी में तो खैर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर होते ही हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जो एफआईआर हमारे खिलाफ हुई है उसके अगेंस्ट हमें इंक्वायरी के लिए, री इंक्वायरी के लिए हमें लिखना चाहिए। ऐसी स्थिति में वही उच्च अधिकारी आपके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के ऊपर विचार कर सकता है। उस केस को संबंधित थाना से इंक्वायरी करने के लिए कह सकता है। अब ये उस अफसर की इंक्वायरी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंक्वायरी आपके फेवर में गई है या नहीं गई है। यदि इंक्वायरी आपके फेवर में चली जाती है तो पुलिस कमिश्नर को यह पावर होती है कि वो जो है आपके ऊपर जो की गई एफआईआर है वो रद्द भी कर सकता है। दोस्तों, ये स्टेप एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद सबसे पहले लेना चाहिए, लेकिन ये तभी लिया जा सकता है कि यदि एफआईआर दर्ज हुई है और आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तार आदमी इंक्वायरी कैसे कर सकता है उसकी चर्चा हम थोड़े से बाद में करेंगे। दोस्तों, उसके बाद यदि इंक्वायरी आपके फेवर में नहीं आती है तब आप क्या करें? फिर उसके बाद आपको जिला न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल लगानी पड़ेगी, जिसको हम हिंदी में आम बोलचाल वाली भाषा में अग्रिम जमानत भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए आपको अग्रिम जमानत लगानी पड़ेगी। दोस्तों, 1 जुलाई से पहले देश के अंदर जो अग्रिम जमानत की जो धारा थी वो थी धारा 438 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। लेकिन अब 1 जुलाई के बाद चूंकि कानून बदल चुका है तो अब ये धारा 482 बीएनएसएस एक्ट के तहत लगाई जाती है। इस धारा में यदि उच्च न्यायालय को इस धारा में यदि जिला न्यायालय को यह लगता है कि आपको जमानत देने के कारण पर्याप्त हैं तो संबंधित न्यायालय आपको कुछ शर्तों के साथ जमानत दे सकते हैं। जैसे ऑनरेबल कोर्ट यह भी कह सकती है कि आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा, आप सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, आप गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बिना सरकार की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते। मतलब इस तरीके की कुछ ऐसी शर्तें हैं जो ऑनरेबल कोर्ट आपके ऊपर लगा सकती है और आपको जमानत दे सकती है। कुछ ऐसे भी अपराध, गंभीर अपराध होते हैं जिनमें ऑनरेबल कोर्ट यदि अग्रिम जमानत आपको दे देती है तो उसमें कोर्ट यह भी कह सकती है कि आपको फलाने फलाने दिन पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी लगानी है। दोस्तों, उसके बाद फिर आ जाती है रेगुलर बेल। दोस्तों, जो मैंने आपसे अभी बात की है उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूं एक लाइन में कि एंटीसिपेटरी बेल यदि एफआईआर हो जाए और पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती है तब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में जा सकते हैं और बेल के लिए आवेदन करेंगे और उचित कारणों के पाए जाने पर माननीय अदालत आपको जमानत दे सकती है। ये कोर्ट का विशेषाधिकार होता है कि वो आपको बेल दे या ना दे। और ध्यान रहे, एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार सिर्फ सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, अब हम बेल के दूसरे प्रकार की बात करेंगे कि बेल की दूसरी किस्म कौन सी होती है। दोस्तों, बेल की दूसरी किस्म होती है रेगुलर बेल, जिसको हम कहते हैं नियमित बेल। अब ये नियमित बेल क्या है? अब आप कंफ्यूज होंगे। नियमित बेल उसको कहते हैं, नियमित बेल में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है और उस आदमी को यह पता भी नहीं चलता लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद
उसे 24 घंटे के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जहां पे कोर्ट पुलिस रिमांड भी दे सकती है, 2 दिन का, 3 दिन का, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल बीएनएसएस की धारा के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिमांड की अवधि 15 दिन की है। कोर्ट यदि चाहे, यदि केस की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जुर्म किस प्रकार का है, तो उस हिसाब से कोर्ट पुलिस रिमांड में आपको भेज सकती है। पुलिस रिमांड में जाने के बाद ड्यूरिंग द पुलिस रिमांड आप रेगुलर बेल के लिए माननीय सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में यह भी बता दूं कि रेगुलर बेल 1 जुलाई से पहले सीआरपीसी की धारा 439 कही जाती थी, लेकिन 1 जुलाई के बाद कानून बदल गए हैं। अब ये धारा 482 में कही जाती है। दोस्तों, रेगुलर बेल डिपेंड करता है कि आपके अपराध की प्रकृति क्या रही। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कॉग्निजेबल होते हैं, यानी जो संज्ञेय होते हैं, जैसे गंभीर अपराध। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो इन अपराधों की प्रकृति गंभीर नहीं होती। ऐसे अपराधों में कोर्ट कई बार जल्दी जमानत दे देता है, लेकिन जहां गंभीर अपराधों की बात आती है, जैसे रेप, हत्या और नशीले पदार्थों की तस्करी, डकैती, लूट और ऐसे कई मामले जो गंभीर अपराधों की श्रेणी में आए, कोर्ट सारे तथ्यों पर विचार करके फिर आपकी जमानत पर फैसला देती है, यदि ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाई हो तो। ये जो जिसको हम रेगुलर बेल बोल रहे हैं, रेगुलर बेल आपका केस चलते चलते दी जाती है। नियमित जमानत, जिसको हम रेगुलर बेल बोलते हैं, ये जब माननीय अदालत आपके बेल ऑर्डर कर देती है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि यस इस अपराधी को या इस अभियुक्त को जमानत देने के पर्याप्त आधार है, तो माननीय अदालत कुछ कंडीशंस के साथ जो है आपको बेल दे देती है। मसलन किसी ऑर्डर में कोर्ट ये भी कह सकती है कि आपको 50,000 का मुचलका भरना पड़ेगा या 1 लाख का मुचलका भरना पड़ जाएगा। मुचलका इलाका मजिस्ट्रेट के पास भी भरा जा सकता है। मुचलका उस अदालत में भी भरा जा सकता है जहां पर आपका ट्रायल या केस पेंडिंग है। सारी शर्तें पूरी हो जाने के बाद आपका एक रिलीज ऑर्डर तैयार किया जाता है। रिलीज ऑर्डर तैयार हो जाने के बाद वो रिलीज ऑर्डर जिस जेल में उक्त अभियुक्त बंद है वहां पे मेल कर दिया जाता है या पहुंचा दिया जाता है। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद अभियुक्त को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, अब दोस्तों तीसरी आ जाती है डिफॉल्ट बेल, जिसको डिफॉल्ट बेल का मतलब यह होता है कि अधिकृत बेल, जिस बेल पे आपका अधिकार है, ये बेल आपको मिलनी चाहिए। अब ये बेल, ऐसी बेल क्यों मिलनी चाहिए, ये किस धारा के अंतर्गत आती है, ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, 1 जुलाई से पहले सीआरपीसी की धारा 167/2 के अंतर्गत ये बेल आती थी। इसको हम डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। आम बोलचाल वकीलों की भाषा में इसको हम डिफॉल्ट बेल बोलते हैं। दोस्तों, ये डिफॉल्ट बेल कब और क्यों मिलती है, आइए आपको हम ये भी बता देते हैं। ये भी बता देते हैं साथ में कि आजकल बीएनएसएस में इसको धारा 187/3 के तहत माना जाता है। अब आइए बात करते हैं कि ये डिफॉल्ट बेल आखिरकार है क्या और ये क्यों दी जानी चाहिए और ये क्यों दी जाती है। दोस्तों, जब
किसी अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जैसे कोई ऐसे अपराध जो संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आ जाते हैं, जिनमें गंभीर अपराध होते हैं। अब ऐसे अपराधों में क्या होता है कि चालान, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं, जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं, चार्जशीट फाइल होने की एक निश्चित अवधि होती है। दोस्तों, गंभीर अपराधों में पुलिस के पास 90 दिन तक का समय होता है। उस 90 दिनों के अंदर अंदर यदि पुलिस अदालत में चार्जशीट नहीं दाखिल करती, अभियुक्त का डिफॉल्ट बेल लेने का अधिकार बन जाता है। तब यह बेल धारा 187/3 के हिसाब से लगाई जा सकती है और ज्यादातर मामलों में माननीय अदालत बेल दे देती है। दोस्तों, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें चार्जशीट 60 दिनों के अंदर अंदर दाखिल करनी होती है। यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चार्जशीट 60 दिनों के अंदर नहीं दाखिल कर पाता, ऐसे मामले में भी माननीय अदालत धारा 187/3 के तहत अभियुक्त को डिफॉल्ट बेल दे सकती है। डिफॉल्ट बेल देने के बाद उसके ऊपर कुछ शर्तें भी लगाई जाती हैं कि आप इतने का मुचलका भरेंगे, या और भी कई शर्तें, जैसे आप देश छोड़कर नहीं जा सकते, अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे, या सबूतों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दोस्तों, चौथी बेल होती है अंतरिम बेल। अब अंतरिम बेल क्या है दोस्तों? अंतरिम बेल जब किसी अभियुक्त की रेगुलर नियमित जमानत की अर्जी कोर्ट में लगी हुई है और उस नियमित जमानत की अर्जी पर को डिसाइड करने में, निर्धारित करने में कोर्ट द्वारा वक्त लग रहा है, या सरकार की तरफ से कोई ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करने हैं या कुछ ऐसा देना जिसमें वक्त लग सकता है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो तो उक्त बेल को डिसाइड किया जा सकता है और कोर्ट यदि चाहे तो अंतरिम जमानत अभियुक्त को दे सकती है और अपराधी को जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों, मैंने आपको बेल की चारों किस्में बताई। दोस्तों, फिर से मैं आपको बता देता हूं। एंटीसिपेटरी बेल, जो कि गिरफ्तारी से पहले लगाई जाती है। फिर आ जाती है रेगुलर बेल, वो अपराधी जब पुलिस द्वारा पकड़ा जाए और जेल में चला जाए तब रेगुलर बेल लगती है। उसके बाद आ जाती है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल भी तब लगती है जब अभियुक्त जेल के अंदर होता है और उस कारित अपराध की चार्जशीट यदि नियमित निर्धारित समय सीमा के अंदर ना दाखिल की जाए, कोर्ट में ना दाखिल की जाए, तब दी जाती है। फिर आ जाती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल, यदि कोई रेगुलर बेल कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, उसमें वक्त लगेगा, तो उसको डिसाइड करने से पहले अंतरिम बेल दे दी जाती है। दोस्तों, अब ये थी चारों प्रकार की बेल्स। अब मैं थोड़ा सा इसके आगे का भी प्रोसीजर आपको बता देता हूं। इन चारों टाइप्स की बेल्स में एक चीज बहुत कॉमन है। हम पहले एंटीसिपेटरी बेल्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको गिरफ्तारी की आशंका है, आपने एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में लगाई, जिला न्यायालय को लगता है कि आपको बेल देने के पर्याप्त कारण नहीं है, तो वो आपकी बेल को खारिज भी कर सकता है। आप जिला न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, फिर आप जिला न्यायालय के ऑर्डर के खिलाफ आप माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मान लीजिए कि उच्च न्यायालय ने भी आपकी
फैसला आपके फेवर में नहीं दिया और आप उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर डिपेंड करता है कि वो आपकी आवेदन को कैसे देखते हैं और आपका प्रार्थना पत्र बेल देने योग्य है भी या नहीं भी। सारा कुछ माननीय अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से जो बाकी की 3 बेल्स हैं उनका प्रोसीजर भी लगभग सेम ही है। जिला न्यायालय के द्वारा यदि बेल आपकी खारिज हो जाती है, प्रोसीजर सेम है, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद नहीं संतुष्ट होते तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। थोड़ा सा मैं और इसमें बताना चाहूंगा, रेगुलर बेल यदि आपकी खारिज हो भी जाती है और केस आपका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, तो एक निश्चित समय के बाद भी यदि आपकी बेल खारिज हो तो एक निश्चित अवधि के बाद भी आप बेल के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ये देखेगा उसमें आपकी कस्टडी कितनी हुई, केस के अंदर कौन से नए फैक्ट्स आए हैं, क्या चार्जशीट फाइल हुई कि नहीं हुई, चार्जशीट के अंदर अधिकारी के रिमार्क्स क्या हैं। जैसे जैसे केस की डेवलपमेंट होती जाती है उसी हिसाब से जो है बेल की सिचुएशन डिसाइड होती है और माननीय अदालतें कई बार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद बेल दे देती हैं। और यह भी डिपेंड करता है, रेगुलर बेल देते वक्त कोर्ट यह भी देखता है कि इस अभियुक्त के ऊपर पहले से कोई मामला तो नहीं चल रहा, यदि चल रहे हैं तो कितने चल रहे हैं, और अगर कितने मामले चल रहे हैं तो वो कौन सी प्रकृति के मामले हैं, गंभीर हैं कि नहीं हैं। अभी जैसे कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं। अभी हम एनडीपीएस एक्ट की बात कर लेते हैं। अब एनडीपीएस एक्ट में कई बार ये देखा गया है कि एक ही व्यक्ति के ऊपर 10-10 मामले चलते हैं, तो ऐसे मामलों में कोर्ट अपने हिसाब से सभी कारणों को परख कर फिर जमानत के ऊपर फैसला करती है। जमानत के ऊपर फैसला पूरा कोर्ट के विवेक, माननीय कोर्ट के विवेक पर ही होता है। दोस्तों बेल हो जाने के बाद फिर अभियुक्त जो ट्रायल चल रहा है उसमें रेगुलरली ट्रायल में अपीयर होता रहता है और केस का जो भी फैसला होता है वो तो फिर माननीय अदालत ही देखती है। दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जमानत के ऊपर ये जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और आप सभी से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, यदि कई लोग ऐसे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो केसेस में फंसे हुए हैं, जो वकीलों की हाई और मोटी फीसेस नहीं दे पा रहे हैं, यदि वो चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जिस तरीके से होगा हम उनकी सहायता जरूर करेंगे। दोस्तों उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिए और आप की यदि कोई समस्या है आप हमें लिख के बताएं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपसे ये विनती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।